हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर थ्योरी में न्यूमेरिकल अभी बचे हुए हैं। मैंने पढ़ाते वक्त बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे हम लोगों ने, क्योंकि वो न्यूमेरिकल समझने के लिए ज़रूरी थी। आज बच्चों लेक्चर 9 है ये। आपकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा थ्योरी बच्चों ज़रूरत है नहीं, और है भी नहीं। ज़रूरत क्या है ही नहीं, सब तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आज बच्चों एक टॉपिक रह गया था, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों जब हम लोग इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, उसमें भी पढ़ेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी तो बच्चों हर एक चैप्टर में जो जो मोशन के होंगे उन सब में पढ़ेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, ये डिफाइन करता है कि मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में बढ़ने से पहले एक दो टॉपिक हैं बहुत छोटे छोटे, वो मुझे बताना रह गया था, वो हम बता देंगे आज आपको। उसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे आएंगे। क्या है बच्चों? ग्राफिकल इंटीग्रेशन इन मोशन एनालिसिस। ये क्या है? देखो बच्चों, है ये कि आपको याद होगा जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में, उसमें मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन टाइम एरिया का जो कर्व होता है उसके अंडर जो एरिया आता है वो हमें वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देता है। अब बात यहाँ पर यही आती है बच्चों कि कैसे देता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ऑब्जर्व करेंगे ए वर्सेस टी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमारी टाइम एक्सिस है जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं। ये हमारी एक्सेलरेशन एक्सिस है। ए यूनिट हम मान लेते हैं इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम की यूनिट सेकंड है। अब ये कोई भी कर्व हो सकता है, इसका शेप कैसा भी हो सकता है। अभी इस पर मत चले जाना कि इसका शेप कैसा होगा। वो लेट सपोज ऐसा इस ट्रेपेजॉइड शेप का कर्व, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पिंक वाला। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये बताओ, अगर मैं टाइम एक्सिस पर दो टाइम ले लूँ, एक टी नॉट, ये टी के आगे जो जीरो लगा देते हैं ऐसे, इसको टी नॉट बोलते हैं, या किसी भी लेटर के आगे अगर आप ऐसे लगा दो तो उसको नॉट बोलते हैं, जैसे एस नॉट, यू नॉट, इस तरीके से। और टाइम एक हमने ले लिया t1। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ भैया कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा फ्रॉम t0 टू t1, और मैं आपको दे दूं एक्सेलरेशन टाइम कर्व, जहां पर एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब समझते ही हो कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये कर्व ही बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन ये देखो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? जब टाइम ये देखो बढ़ा तो एक्सेलरेशन बढ़ा, टाइम फिर आगे बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा, यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर घट रहा है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो सकता है टी स्क्वायर हो तो पैराबोलिक शेप लेगा, ये वाला कर्व। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस हम मान लेंगे एक जनरल कर्व है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे कि ये जो t0 और t1 के बीच में, इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगी, और ये वाला इस पॉइंट पे आ जाएगा, कर्व पे। इसके नीचे का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा? एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये जो येलो दिख रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। कह दोगे सर कैसे मिल जाएगा? ये बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। यहाँ पर अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वो होता है dv/dt, ये हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से dv बच्चों क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा a इंटू dt, अगर dt को उधर ले जाओ। अब मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, और हम जानते हैं कि dv को इंटीग्रेट करना है। अब मैं मान लेता हूं कि टाइम t0 पे, एट t0, टाइम t0 वेलोसिटी है v0, और एट t1 वेलोसिटी है v1। ये हो कोई नंबर ही आएगा, लेकिन हम अभी मान ले रहे हैं कि t0 पर v0 है और t1 पे वेलोसिटी v1 है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होगी? v0 से v1। ऑब्वियस ही बात है, टाइम चेंज हो रहा है t0 से t1, और ये होगा एक्सेलरेशन dt, और इसको इंटीग्रेट करो, टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? t0 से t1, t0 से t1। अब बच्चों देखो, ये जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? v भाई dv लिखा हुआ है, और तो कुछ यहाँ लिखा नहीं हो, तो इसका इंटीग्रेशन v हो गया। इसको छोटा v है, ये स्मॉल v, और इसकी लिमिट क्या होगी? v0 से v1 इज इक्वल टू ये बच्चों क्या लिखा हुआ है? मैंने पहले ही बताया था
कि जब हम किसी कर्व के नीचे का एरिया निकालना होता है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों, ये भी हमको पता था कि भाई अगर मैं एक स्मॉल इंटरवल ले लूँ, बहुत छोटा इंटरवल, ये बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन की डिफिनीशन जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 याद करो, मैंने उसमें लगभग 19 लेक्चर बनाए सिर्फ इसीलिए ताकि आप मैथमेटिक्स समझ जाओ, ये सब चीज़ें मुझे बार बार ना बतानी पड़े कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व क्यों होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर मुझे T0 से T1 के बीच का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया है जो येलो पोर्शन है, इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया, तो अगर ये जो शेप है वो नॉन शेप होता, नॉन शेप यानी कि एक रेक्टेंगल होता, ट्रायंगल होता, कुछ होता, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। ये किसी भी तरीके का कर्व हो सकता है। यहाँ कह दो कि सर ये तो कर्व हमें जाना पहचाना लग रहा है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, एक ट्रेपेजॉइड मिल जाएगा, हम निकाल लेंगे। लेकिन ये कैसा भी कर्व हो सकता है, अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक टाइम इंटरवल dt ले लेंगे जो कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा, और कह देंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है। इस छोटी स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, ये लगभग रेक्टेंगल शेप की होगी, तो ये इसकी लेंथ होगी a यानी एक्सेलरेशन इंटू dt, a इंटू dt, और हमें पूरे का एरिया चाहिए ना T0 से T1, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, T0 से T1। तो ये क्या है बच्चों, ये है एरिया अंडर AT कर्व बिटवीन T0 एंड T1। समझे कि नहीं, एरिया अंडर AT कर्व बिटवीन T0 एंड T1। और इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जब इंटीग्रेट करोगे, लिमिट रखोगे, तो ये हो जाएगी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt T0 से T1। बस ये बच्चों बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी एक्सेलरेशन टाइम कर्व दिया हो तो उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसे, एक बार और हमें समझाओ कि ये कैसे आ रहा है, यूनिट के बेसिस पे समझाओ। तो इसको एक बार देखो, फिर मैं अभी और एक चीज़ बताता हूँ। ये अपने मन से आप शॉर्ट नोट्स कुछ बना लो अपने समझने के लिए, मैं नोट्स दूंगा, परेशान मत हो। इस चैप्टर का जब एंड होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे सारे, तो लास्ट वाला जो लेक्चर होगा एकदम लास्ट, जहाँ लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना PDF। और थोड़ा फर्स्ट ईयर के जो 11th क्लास के हैं वो चैप्टर पढ़ जाने दो, वेबसाइट भी आएगी, चिंता मत करो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पैसा मत देना बच्चों। और जिस दिन पैसा मांगने की नौबत आए तो ये मत समझना कि कोई 10 रुपये मांग रहा है तो इसका मतलब वो आपको लूट रहा है। वो 10 रुपये मांगे जा रहे हैं क्योंकि टीम है, अगर वो मांगेगा कभी तो 10 रुपये देना उससे। 11 रुपये जिस दिन कोई बोलने लगे उस दिन कह देना कि क्या दे रहे हो मुझे, उससे पूछना किसी को भी। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो और अगर फ्यूचर में चल के कह दो कि सर शुरुआत में सब यही करते हैं, पहले फ्री में पढ़ाते हैं, जब अच्छा लगने लगता है तो फीस मांगने लगते हैं। क्योंकि वही बात है, नशा दे दो किसी को, पहले उसको लत लगा दो, फिर उसके बाद क्या करो, उससे पैसा मन माना मांग। जिस दिन बच्चों, मैं ये बड़ी बातें तो नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन आपसे पैसा अगर ऐसा मांगा जाने लगे, पहली बात तो मैं मांगने ही नहीं दूंगा। अगर मांगा भी जाता है, अगर आपसे ऐसा पैसा मांगा जाए कि मतलब जो आपका 2 या 3 दिन के खर्चे से ज़्यादा हो, मतलब लेट सपोज आप कहीं बाहर रह रहे हो और आपका 2-3 दिन का खर्चा, मतलब चाय समोसा खाते वक्त जो होता है, अगर इससे ज़्यादा पैसा पूरे कोर्स का मांगा जाए तो बच्चों ज्वाइन मत करना। हो सकता है ये लोग मेरी टीम वाले गुस्सा आ जाए, लेकिन बिल्कुल ज्वाइन मत करना बच्चों। ये चैनल ही, इसका एम ये नहीं है कि आपसे पैसा लेना है, ठीक है। अगर यही एम होता तो ये ऐप बन चुकी होती, अब तक ये सारे लेक्चर वहाँ पढ़ चुके होते, और फिर बीच बीच में ऐड आता, डिस्क्रिप्शन आता कि अगर आपको IIT JEE क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर और ज्वाइन करिए 2000 रुपये में, 1999 रुपये में। ये सब कुछ नहीं बच्चों, ये तमाशे में मत पढ़ना। 1 रुपये मत देना, नहीं 1 रुपये देना कभी देना, ठीक है, जब मन करे तो 1 रुपये दे देना। देखो चेंज इन वेलोसिटी हमको पता चल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, क्या समझते हैं, यूनिट से भी हम देख सकते हैं कि ये एरिया क्या हमें वैल्यू देगा, वैल्यू देगा किसकी, चेंज इन वेलोसिटी की या वेलोसिटी की। जरा ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन की यूनिट अगर हम मान लें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये जो टाइम इंटरवल है dt, टाइम इंटरवल ये मान लो 1 सेकेंड का है,
तो ए डी टी, छोटा एरिया ले लो या बड़ा एरिया ले लो, कुछ भी ले लो, अगर हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड। तो ये देखो 1 सेकेंड से कट गया, ये क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है वेलोसिटी की, होती है कि नहीं होती। तो देखो हम डायमेंशन एनालिसिस से भी और यूनिट वाला जो चैप्टर पढ़ा था उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन सही आ रही है कि नहीं। इधर भी यूनिट आ रही है मीटर पर सेकेंड और इधर भी यूनिट आ रही है मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये सही है। ठीक है, इसको देख लो एक बार, देख लिया। अब जिस तरह आपने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व देखा, उसी तरह बच्चों वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है और टाइम की यूनिट सेकेंड। ये कोई एक कर्व है जो कि जहाँ पर इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ, जब टाइम t0 से t1 चेंज हो रहा है तो उस केस में बॉडी का जो या जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर भी हम वेलोसिटी की डिफिनीशन पे चले जाते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt होती है कि नहीं होती है। dx ऐसे लिखा रहने दो, dt को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगी v dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ एट t0 पोजीशन है x0, एट t1 पोजीशन है x1, यानी ओरिजिन से पोजीशन है बॉडी जो चल रही है आपकी। जब समय t0 हो जाएगा तो पोजीशन पहुंच जाएगी x0 और t1 हो जाएगा तो पोजीशन हो जाएगी x1। तो इसका इंटीग्रेशन हम dx का कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, x0 से x1, dx इज इक्वल टू v dt, और इधर टाइम है, देखो जिस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा हो उसकी ही लिमिट लेते हैं। तो यहाँ टाइम है तो ये कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, t0 से t1। ठीक है, ये बच्चों लिमिट रखोगे वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी, x1 माइनस x0 इज इक्वल टू एरिया, ये इंटीग्रेशन क्या दे रहा है, एरिया अंडर वीटी कर्व बिटवीन टाइम t0 एंड t1, यही तो दे रहा है। और ये x1 माइनस x0 है क्या, ये है डेल्टा x यानी डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, देखो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, समझे बात कि नहीं। तो जैसे हमने AT कर्व में निकाला था, VT कर्व के नीचे का एरिया क्या देता है, वो देता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू टाइम्स। ठीक है, इसको देख लो एक बार, यूनिट से भी अभी समझ लेते हैं, तुरंत जल्दी से समझ लेंगे। देख लिया, देखो डिस्प्लेसमेंट, पहले तो मैं v dt निकालता हूँ। मान लेते हैं वेलोसिटी है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड और dt हमने ले लिया है 1 सेकेंड, तो v dt क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड इंटू dt यानी 1 सेकेंड। तो ये देखो 1 मीटर आ गया, और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की या डिस्प्लेसमेंट की। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट। अब कह दो कि सर ये तो डिस्टेंस की भी यूनिट होती है। अरे भैया, जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिस क्वांटिटी के लिए, वेलोसिटी की डेफिनेशन में तो डिस्प्लेसमेंट ही आता है ना, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट की, ऐसा तो है नहीं टेम्परेचर की यूनिट आने लगी, यानी यूनिट्स वाइज भी ये इक्वेशन एकदम सही है कि जो इसका एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, देख लिया इसको। अब बच्चों आ जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप समझो अरे रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा कठिन होगा ये। देखो अभी जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी करी थी कि जैसे अभी तक जितने भी मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, जो मैंने एग्जाम्पल दिए कि भाई आप मूव कर रहे हो तो किसी डायरेक्शन में, वो सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थे, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में जहाँ बैठे हो, अर्थ के ही रिस्पेक्ट में अभी भी हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन को, आप रेस्ट में हो,
मतलब आप एकदम शांत बैठे हो, कार आपके सामने से जा रही है, तब आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0, आप रेस्ट पे हो। लेकिन बच्चों रियल प्रैक्टिस में ऐसा कोई हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जर्वर है, जहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो रेस्ट में ही हो, वो भी मूव कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हो, कोई ट्रेन निकल रही हो आपके सामने, तो आप तो रेस्ट में हो, ट्रेन आपको मान लो इधर से इधर जाते दिख रही है, तो आप सिंपली कह दो कि ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या मूव कर रहा है, नहीं, क्योंकि आप बैठे हुए हो। अब लेट सपोज आप उस ट्रेन के अंदर होते, तब क्या होता बच्चों, ट्रेन तो आपको पता चलती कि मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म होता, आप अगर इधर जा रहे होते तो प्लेटफॉर्म आपको किधर जाता दिखता, इधर पीछे की तरफ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता। तो क्या एक्चुअली में प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, वो तो जहां था वहीं पर है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं जिसमें हम चल रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है वो खुद ही चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो दूसरा वाला जो रेस्ट पे था अब उसको वो भी मूविंग दिख रहा है। बात समझिए, यही बच्चों कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, जैसा कि नाम ही बता रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का कुछ रिलेशन किसी दूसरी वेलोसिटी से। बात समझिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर ज़्यादा समझने के लिए हम कुछ केसेस लेते हैं बच्चों, ये आपको और ज़्यादा समझा देंगे। क्या लेते हैं, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मैं यहाँ पर कार ले रहा हूँ, क्या तो जब देखो सर कार ले लेते हो, तुम बाइक ले लो, साइकिल ले लो, उड़न खटोला ले लो, कुछ भी ले लो। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी इन अ स्ट्रेट लाइन। वी ए है वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट ए की, और वी बी है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की, और ये भी कह दिया गया है यूनिफॉर्म है, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही, यानी एक्सेलरेशन को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हैं। अब यहां पर कहा क्या गया है बच्चों, ये देखो क्या लिखा है, एक्स ए ब्रैकेट में 0। अब कह दोगे सर ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है बच्चों पोजीशन ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक्स ए का मतलब है पोजीशन ऑफ ए, और ब्रैकेट में 0 का मतलब है कि पोजीशन अभी, क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, लेकिन टाइम इज इक्वल टू 0 पे मैंने कह दिया पोजीशन है एक्स ए ब्रैकेट में 0, ठीक है। उसी तरह पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 क्या है, एक्स बी ब्रैकेट में 0। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो नंबर आपको बस बता रहा है कि टाइम कितना है। अब एक्स ए ब्रैकेट में टी का मतलब है पोजीशन ऑफ ए एट टाइम टी, मान लो टाइम टी बीत चुका है, तो उस टाइम पर क्या पोजीशन होगी, तो एक्स ए ब्रैकेट में टी। उसी तरह पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी। बात समझिए, इतनी बातें समझ गए, इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं। अब जो समझना है वो हम देखते हैं क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर समझनी है, क्या समझना है कि भाई अगर हम कंसीडर करें कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी बी के बराबर है, इससे पहले बच्चों एक काम करते हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिससे हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बच्चों, मान लो एक ये वॉल है, वॉल यानी दीवार है एक, जिसको हम ओरिजिन माने ले रहे हैं, ओ यानी कि ओरिजिन, ठीक है। ये आपकी एक कार है, ये कार ए है, मतलब आप बैठे हो कार ए में, ठीक, ये कार है, ये कार ए है, ठीक है। और इस कार की इस वॉल से अभी पोजीशन कितनी है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन है एक्स ए 0। यही तो मैंने बताया, ये लाइन ऐसे इमेजिनरी लाइन खींच दी है कि इसकी पोजीशन सेंटर से मान रहे हैं हम, सारी पोजीशन सेंटर से ले रहे हैं। ये कार है आपकी ए, ठीक है, और एक दूसरी कार है आपकी, दूसरी कार है आपकी, क्या मान लो आपके फ्रेंड की है, ठीक है, वो है कार बी, और इसकी पोजीशन बच्चों इस वॉल से कितनी है, ये ओरिजिन है बच्चों, इसको मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट, और ये पॉइंट ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे यानी कि जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो रेस्ट पे। इस कार की पोजीशन जो है एट टाइम 0 वो कितनी है, एक्स बी 0, और अभी दोनों रेस्ट पे हैं, अभी क्या है, दोनों रेस्ट पे हैं, बिल्कुल सही बात। अब कोई बंदा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, मान लो ये बंदा है, ठीक है,
ये इन दोनों कारों को देख रहा है सामने से, ऐसे देख रहा है इन दोनों कारों को, ठीक है। ये ग्राउंड पे खड़ा है। अब दोनों कार्स की वेलोसिटी दे रखी है कि भैया कार ए की वेलोसिटी है va और कार बी की वेलोसिटी है vb। अब जब भी बच्चों कहीं पर ये लिखा हो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इतना, तो ये समझ जाना कि जब तक कहा ना जाए तब तक उसकी वेलोसिटी का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि जो बंदा ग्राउंड पर है, जो रेस्ट में है, ग्राउंड तो रेस्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की बात करी जा रही है। यहां पर अभी va का मतलब है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इस केस में एब्सोल्यूट, जो भी वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है उनको हम क्या बोले दे रहे हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी लिख सकते हो कि या तो कह दो इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी या ये कह दो कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। उसी तरह से vb भी यही होगा, vb क्या होगा, यही होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ b और वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको जब आप ग्राउंड से, मतलब मैं ऐसे सामने से देखूंगा, अगर ये मूव कर रहे हैं, स्टार्ट कर रही है, तो हमें पता है कि a की वेलोसिटी है va, तो ये एक ही डायरेक्शन में अभी हम मान लेते हैं चल रही है, तो va भी इस डायरेक्शन में जा रही है, vb भी इस डायरेक्शन में जा रही है। जा रही है कि नहीं, बिल्कुल जा रही है। अब यहीं पर खेल होता है बच्चों, आप हो सकता है कि इसके अंदर बैठे हो, ठीक है, ये कार का स्टीयरिंग है, आप इसके अंदर मस्त बैठे हुए हो, ठीक, या आप हो सकता है इसके अंदर बैठे हो। इसके अंदर बैठे क्या, कोई ना कोई तो बैठा ही होगा, ठीक है। अब ये बंदा जो ए है, ये जो बंदा ए है, ये भी चल रहा है और जो बंदा बी है वो भी जा रहा है अपनी कार में। अब आप ध्यान से समझो, अगर दोनों कार एक साथ स्टार्ट हुई हैं, एक पीछे थी, देखो ये पीछे और एक आगे थी, तो अब ये डिफाइन करेगा कि दोनों की वेलोसिटी कितनी है। हो सकता है अगर ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा हुई तो एक टाइम के बाद ए क्या करेगा, इससे आगे निकल जाएगा। बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा हुई तो ये कभी इसको कैच नहीं कर पाएगा, ये बी हमेशा आगे रहेगा। अगर दोनों की वेलोसिटी ज़्यादा हुई तब क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हुई तो जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी मेंटेन है वो हमेशा वही मेंटेन होगी। और वो कैसे होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कार ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, तो कोई ये वाली है एक्स बी एट 0 और ये वाली कितनी है एक्स ए एट 0, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दो कार्स के बीच की दूरी, ये हो जाएगी एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, हो जाएगी कि नहीं। इसको ऐसे लिख देंगे एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, बिल्कुल हो जाएगी। इसको कहीं कहीं पर रिप्रेजेंट ऐसे भी करा जाता है, एक्स बी ए ब्रैकेट में 0, पहले वाला लेटर एक्स बी, बाद वाला लेटर एक्स ए 0, ठीक है, ऐसे भी प्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। इसको ये ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये WRT का मतलब है शॉर्ट फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये बच्चों लिख लो एक बार, कहीं देख लो एक बार, पहले समझ लो, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं था। अभी टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया आपने, देख लिया। अब बच्चों एक चीज़ समझते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए, ये क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी कार ए की, वेलोसिटी कह लो या इसकी एवरेज वेलोसिटी कह लो, इसकी एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो जब भी कोई ऐसा मोशन हो जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो तो एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो सेम होती, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा सेम बनी हुई है, चाहे टाइम t इज इक्वल टू 0 कह लो या टाइम t कह लो। अब
वी एवरेज या वी ए ये होगा क्या, ये होगा चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही तो होगा ये डेल्टा एक्स यानी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ कार ए। और डेल्टा एक्स ए आपको पता होगा कितना होगा, डेल्टा एक्स ए इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, यानी जो चेंज इन टाइम इंटरवल है वो कितना है टी, क्योंकि स्टार्ट हुआ 0 से और टाइम टी के बाद हमें पता करना है कि क्या क्या इवेंट क्या होंगे। अभी हमें नहीं पता इवेंट क्या होंगे। देखो बच्चों, हम लोग सिर्फ गणित से निकालेंगे कि इवेंट क्या होंगे। इवेंट यानी कार कौन सी आगे रहेगी कौन सी पीछे रहेगी। तो देखो डेल्टा एक्स ए चेंज इन पोजीशन ऑफ ए इन दिस टाइम इंटरवल क्या होगा, फाइनल पोजीशन कितनी है एक्स ए टी टाइम टी पे माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो है। ये दोनों वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो वी ए, अब बच्चों एवरेज वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, वी ए बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक्स ए टी माइनस एक्स ए पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 अपॉन टाइम टी। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और एक्स ए को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए पोजीशन ऑफ कार ए एट टाइम टी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ कार ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये बच्चों सही बात भी है। कैसे सही बात है बच्चों, इक्वेशन से भी समझ लेते हैं, इस डायग्राम से, कि भैया अगर किसी कार की स्पीड वेलोसिटी सेम है तो स्पीड भी लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही होगी। और मैं कहूं कि टाइम टी इज इक्वल के बाद बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी। अभी तो ओरिजिन से जिस जगह से यहां से देख रहे हो तो पोजीशन इतनी, मैं क्या करूंगा इस पोजीशन में उस टाइम में वो जितनी दूरी चलेगी हम जोड़ देंगे उसमें। तो अभी पोजीशन है एक्स ए नॉट प्लस मैं क्या करूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है वी ए इंटू टी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई एक्स ए नॉट प्लस उस टाइम में जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो टाइम टी में कितनी दूरी चल देगी वी ए इंटू टी। वही तो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, यही तो लिखा हुआ है इनिशियल पोजीशन प्लस उस टाइम में चली हुई दूरी। इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख देता हूँ तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी हो जाएगा कि नहीं, ये समझ गया होगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब बच्चों एक चीज़ और समझो, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे हमने ए के लिए निकाला है, बी की पोजीशन क्या हो जाएगी आफ्टर टाइम टी, बी की पोजीशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी एक्स बी एट 0 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी इन टाइम टी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब बात यहीं पर आती है कि भैया जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था तो इन दो कार के बीच की दूरी थी एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0। देखो इन दो कारों के बीच की दूरी यही है। टाइम टी के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये कैसे पता करोगे, ये ऐसे पता करोगे, आफ्टर टाइम टी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा बच्चों, एक्स बी एट टी फाइनल जो पोजीशन होगी कार बी की, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो आगे चल रही है, हमेशा आगे है, माइनस फाइनल पोजीशन जो कार ए की होगी एट टाइम टी। अब इन दोनों की वैल्यू हमको रख देनी है, तो इज इक्वल टू एक्स बी टी की वैल्यू क्या ही है एक्स बी एट टाइम 0 प्लस वी बी इंटू टी, यही है कि नहीं है ये, माइनस एक्स ए एट टाइम 0 प्लस वी ए इंटू टाइम टी। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बच्चों देख लो, पहले इसको लिख लो कहीं पर, देख लिया, ये यहां पर ध्यान दो यहां पर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो पोजीशन डिस्टेंस बिटवीन कार्स एट
एट टाइम टी इज इक्वल टू, सारे ओ वाले टर्म एक साथ करो, जीरो वाले टर्म, तो ये एक्स बी माइनस एक्स ए एक साथ कर लो, और इसमें वी बी माइनस वी ए एक साथ कर लो, टाइम को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये हो जाएगा कि नहीं, प्लस प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टाइम टी। यही बच्चों होगी पोजीशन डिस्टेंस बिटवीन, पोजीशन बार बार नहीं बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आफ्टर टाइम टी, जब दोनों ही कार मूव कर रही होंगी उनके। अब ये बहुत सिंपल चीज लिखी हुई है बच्चों, मैं आपको ये पूरी इक्वेशन समझा देता हूँ। एक्स बी माइनस एक्स ए एट जीरो का मतलब है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के पर जो उनके बीच में दूरी थी, प्लस वी बी माइनस वी ए, ये एक नई क्वांटिटी मिली, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम टी। अब बच्चों यही चीज समझते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसको बच्चों लिखा जाता है ऐसे, वी बी ए ऐसे लिखा जाता है। ये होती है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कार ए में बैठा बंदा कार बी को जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए जाते देखेगा, ये वो वेलोसिटी है। कहोगे सर कैसे हो गया ये, बात समझो। कार ए में जो बंदा बैठा, ये कार ए है, ये कार बी है, ये कार ए है, ये कार बी, नीचे वाला हाथ कार बी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये कार बी आगे थी, पीछे से जब देखोगे कार आगे जा रही होगी, तो आपको क्या लगता है इसकी जो एक्चुअल स्पीड है, एब्सोल्यूट स्पीड, मान लो ये है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ग्राउंड से दिख रहा है ना, रेस्ट से 50 किलोमीटर पर आवर, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। लेकिन जो कार ए में बंदा है, जो कि ऑलरेडी मान लो कि वो 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसको ये 50 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ नहीं दिखेगा, इसको दिखेगा 50 माइनस 20, यही यहां पे लिखा हुआ है, वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो पहला वाला लेटर है उसकी वेलोसिटी माइनस वी ए विथ रिस्पेक्ट टू जिसके निकाल लियो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये सारी वैल्यू यहां पर अगर हम वैसे डिनोट करें तो ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी। ये लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है, बात समझे कि नहीं। अगर हमें निकालना हो वी ए बी क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जो पहला वाला है उसको हम लिख देंगे वी ए माइनस वी बी। ये क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और जाहिर सी बात है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, माइनस के साइन के साथ, तो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस का वी बी ए। इस इक्वेशन का क्या मतलब है बच्चों, ये भी समझो। हर एक वैल्यू का मतलब कह दो कि सर इतनी कहानी क्यों बता रहे हो, अभी सब समझ में आएगा बच्चों। इतना तो समझ गए होगे कि कार, दो कार्स के बीच में जो पहले दूरी है, अगर दोनों कार चल रही हैं तो टाइम टी के बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी, या उन दोनों की पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस होगा, वो इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। और इससे पता चलेगा कि दोनों के बीच में वेलोसिटी कितनी है, मतलब कोई बंदा जिस कार में बैठा है वो दूसरी कार को किस वेलोसिटी से जाता हुआ देखेगा। समझ गया कि नहीं। अब ये क्या लिखा हुआ है, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस का वी बी ए। अब जाहिर सी बात है ग्राउंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं जो कार बी है वो ग्राउंड है, ग्राउंड इन द सेंस जब आप स्टेशन पे बैठे थे, तो आप जब ट्रेन के अंदर थे, आप जब ग्राउंड पे थे, तो ट्रेन आपको ऐसे जाते हुए दिख रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, इस डायरेक्शन में है कि नहीं, देखो इस डायरेक्शन आपको दिख भी रही है। लेकिन जब आप ट्रेन में बैठे थे तब आपको ग्राउंड किधर जाता दिख रहा था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझे, वही यहां लिखा हुआ है। अगर कार बी को, कार ए को बी इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, तो कार बी को ए अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। फिर से मैं बता देता हूं एक चीज और, ज्यादा बार बार ये इमेजिन करने वाली चीज है। ये कार है बी, ये कार है ए, मान लो ये ऐसे गुजरता है, ऐसे मान लो ए की वेलोसिटी ज़्यादा है,
या ऐसे पार करता हुआ चला जा रहा है, ये दोनों जा रहे थे, अब ए आगे निकल गया, तो ए को क्या लगेगा, ए को बी पीछे जाते हुए लगेगा क्योंकि ए तो आगे निकल गया देखो, लेकिन बी को क्या लगेगा, बी को ए आगे जाते हुए लगेगा। तो इनके बीच जो रिलेटिव मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो अपोजिट होंगे, ए को अगर पीछे जाता हुआ दिखेगा तो बी को ए आगे जाता हुआ दिखेगा। वही ये इक्वेशन दिखा रही है, समझे कि नहीं बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, दिमाग हिला देगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, क्योंकि अभी हम खुशनसीब हैं कि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, और हमें पता है कि मोशन जब स्ट्रेट लाइन में हो तो सिर्फ प्लस और माइनस साइन ही सफिशिएंट होते हैं ये बताने के लिए कि डायरेक्शन किस में है, मतलब राइट में है या लेफ्ट में, बस इतना ही तो बताना है। लेकिन जब प्लेन की बात आती है, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे प्लेन, यानी कि बॉडी अब कहीं भी मूव कर सकती है 2 डायमेंशन में, यानी यहाँ से यहाँ जा सकती है यहाँ, लेकिन वो प्लेन बुक। अब उस केस में हमको डायरेक्शन भी साथ में लेनी पड़ेगी, यानी कि आई और जे यूनिट वेक्टर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन अब तो कहीं भी हो सकती है ना, अब सिर्फ दाएं बाएं नहीं हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं आड़ा तिरछा हो सकती है, बस वो क्या होगा, एक प्लेन पे होगा, 2 डायमेंशन में। अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम 1 डायमेंशन में, तो इतने में खुश रहो। इसको देख लो एक बार, देख लिया बच्चों। अब इसके बाद जो केसेस हैं हम उनको समझ लेते हैं, बहुत आसान से केसेस हैं। क्या है सबसे पहला केस, क्या है बच्चों, और उसको प्लॉट से भी समझेंगे। देखो बच्चों, इसीलिए मैं आपको ग्राफ इतना ज़्यादा समझा रहा था, ताकि जब ये सब देखो तो डरो मत, आसानी से समझ जाओ। आज आपको पता चलेगा कि इतना मैंने ये सब क्यों पढ़ाया है। पहला केस क्या है भैया, कि जो वेलोसिटी कार ए की है वो बी के बराबर है, यानी ये दोनों, ए जो है पहले कुछ डिस्टेंस बना के रखी थी एक्स बी माइनस एक्स ए बी से, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी कि दोनों एक सेम स्पीड से आगे जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों एक, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो टाइम टी के बाद भी उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि ना कोई आगे जा पाएगी ना कोई पीछे आ पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम स्पीड से जा रही हैं, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों एक साथ आगे बढ़ रही हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये इक्वेशन से भी देखने को मिलेगा। कैसे? जब वी ए वी बी के बराबर होगी तो वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये क्या होगी, वी बी माइनस वी ए, ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। और अभी हमने देखा कि टाइम टी के बाद दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो डिस्टेंस है प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी, यही तो होती है। ये वैल्यू देखो 0 हो जाएगी कि नहीं। तो हमें पता चला कि टाइम टी पर जो दोनों के बीच में पोजीशन डिफरेंस है वो टाइम जो 0 पे पोजीशन डिफरेंस था उसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए एट टाइम टी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0, रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा। डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो ये कार आगे पीछे थी इसलिए भले आप जान जाओ कि बी जा रही है आपसे आगे, लेकिन सोचो अगर ये दोनों कार एक ही लेवल पे होती, एक्स बी और एक्स ए एक इक्वल होता टाइम, तो ये ना कार ए में बैठे वाले बंदे को बी मूव करता हुआ दिखती, ना बी को ए मूव करते हुए दिखती। अब कहोगे सर बिल्कुल दिखती, बेटा वो दिखती नहीं, क्योंकि अगल बगल ग्राउंड है, पेड़ वेड़ है, इसलिए आपको पता लग रहा है कि दोनों मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेट हो रही है आपकी बॉडी धक के। अगर दोनों एक साथ जा रही होंगी तो आपको क्या लगेगा कि दोनों कार एक रेस्ट पे है, ऐसे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ना ये ए आगे जाते हुए दिखेगी, ना बी आगे जाते हुए दिखेगी, ना पीछे जाते हुए, दोनों एक साथ लगेंगी, क्योंकि इनके बीच में पहले ही पोजीशन चेंज था, इसलिए टाइम जब बढ़ेगा तो दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगी और दोनों के बीच की पोजीशन सेम रहेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन कार्स डू नॉट चेंज, अंग्रेजी सही लिखो, doesn't change when वी बी ए कह लो या वी ए बी कह लो, कुछ भी कह सकते हो,
कुछ भी यानी चाहे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखो या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखो। ये देख लिया, इतना तो समझ गए होगे। अभी मैं कर्व आपको समझा देता हूँ, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी उस पर ना हो, बहुत आसान है ये, मैं अभी समझा दूंगा आपको। देख लिया इसको, अब इस कर्व पे आ जाते हैं। कहते हो सर थोड़ा टाइम तो दिया करो बच्चा, पॉज करके देख लो, वरना ये वीडियो जो है 3 घंटे का बनेगा, फिर कहोगे लो सर जरा जरा सी बातें बताते हो, 3-3 घंटे पढ़ाते हो। आराम से समझा भी तो रहा हूँ, मज़ा भी तो आ रहा है। देखो है क्या बच्चों, इस कर्व को देखो, इस कर्व को समझने के लिए पुराने लेक्चर्स में चले जाओ। पुराने लेक्चर्स में मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी स्लोप ऑफ xt कर्व, यही तो बताया था xt कर्व। किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो तो ये देखो कि वो जो कर्व बना है xt कर्व है, या xt वाला जो ग्राफ है वो कितना एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, उसका tan थीटा dx बाई dt, यानी इसका जो झुकाव होगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो स्लोप है, स्लोप ये मैं बता चुका हूं बच्चों जब ग्राफ वाला लेक्चर पढ़ा रहा था, कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इंक्लाइंड होगी, ताकि इसका जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, ताकि इसका जो स्लोप है थीटा वो हर जगह, यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा होगा, हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट बना रहा है, तभी तो आप कहोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या है कि ये जो लाइन ए है ये बी के पैरेलल दिख रही है कि नहीं, पहले ये देखो लाइन बी क्या दिखा रही है, पोजीशन ऑफ कार बी चेंजिंग विद टाइम। यहां पर क्या लिखा हुआ, ये है पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यहां पर टाइम 0 है तो पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। और ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ a एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हम एक चीज यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया दोनों लाइन पैरेलल है। अब दोनों लाइन बच्चा पैरेलल होगी ही, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज कि इस लाइन का जो स्लोप है थीटा वो बता रहा है कि कितनी वेलोसिटी है, और दोनों की वेलोसिटी इस केस में क्या है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है जितना इसका स्लोप है उतना बी का स्लोप होना चाहिए, मतलब जितनी ये इंक्लाइंड है उतनी बी इंक्लाइंड होनी चाहिए, इसीलिए देखो पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन एक साथ है, इसका मतलब मान लो किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन है एक्स बी की टी, एक्स बी टी, यही तो हमने कहा था कि मतलब ये वाली पोजीशन कितनी है टाइम टी पर, ये है एक्स बी टी, और ये कितनी है एक्स ए टी, ये पोजीशन। इनके बीच का जो गैप है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, एक्स बी ए ये चेंज हो रहा है, ये मान लेते हैं एक्स बी ए एट टाइम टी, ये देखो सेम बना हुआ है, हर टाइम सेम बना हुआ है। ये हमने यहाँ से भी समझ लिया और यहाँ से भी समझ लिया। देखा बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टाइम जब 0 था तब भी डिस्टेंस दोनों के बीच की जो थी वो टाइम चेंज होने पर भी सेम है, क्योंकि दोनों कारों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। नाम ही बता रहा है रिलेटिव, रिलेटिव यानी आपस में कोई मोशन नहीं कर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हैं लेकिन आपस में कोई मोशन नहीं है, इसलिए उन दोनों के बीच की दूरी सेम बनी हुई है। देखो बनी हुई है कि नहीं, यही बच्चा ये बता रहा है पैरेलल लाइन। ये केस समझ गए, ये बहुत सिंपल सा केस था इसलिए समझ गए हो, अरे कठिन वाले भी समझ जाओगे यार, ऐसा क्या है। देख लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। ये क्या केस है बच्चों, ये देखो ये केस अच्छा है कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी से ज़्यादा होगी। तो जब ऐसा कुछ होगा बच्चों तो एक चीज़ ध्यान दो, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आया था, वी बी माइनस वी ए, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी कि नहीं होगी बताओ भैया, जाहिर सी बात है वी ए यानी कार ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है। कार ए आपकी अभी ये थी, मैं छोटी सी कार ऐसे बना देता हूँ, कार ए यहाँ पर है, कह दो ये कैसी कार है, अरे मान लो कार है, और कार बी आपकी यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी वी ए की वी बी से क्या है, वी बी से ज़्यादा है, यानी कार ए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी इनके बीच की डिस्टेंस थी एक्स बी ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर पीछे वाली कार की स्पीड आगे वाली कार से ज़्यादा है तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ये इस कार को, बी वाली कार को क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। और ये भी पता है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखो, क्वेश्चन ये आएगा कि भैया अगर
कार की स्पीड ए की इतनी है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है, और कार बी की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टाइम t इक्वल टू 0 पे दे देंगे वो लोग। ये कहेंगे वो टाइम बताओ जिसमें कार ए बी को क्रॉस करेगी, मतलब ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ मोशन, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन कितने टाइम बाद कार ए बी को क्रॉस कर जाएगी। तो एक चीज यहां पर देखो, ये इवेंट क्या हो रहा है, ये दोनों जा रही हैं, ये दोनों ऐसे जा रही हैं, कार ए ज्यादा तेजी से जा रही है, ज्यादा तेजी से जा रही है। देखो मेरे हाथ को देखो, जैसे ही कार ए इसको क्रॉस करने वाली होगी, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा कि दोनों सेम पोजीशन पे होंगी, और उस टाइम पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0। जब इसको क्रॉस कर रही होगी, तो ये जो टाइम है, जिस टाइम को हम पूछ रहे हैं कि ये टाइम बताओ जब वो उसको क्रॉस करेगी, तो जब क्रॉस कर रही होगी तो इनिशियल जो डिफरेंस था वो था XB माइनस XA, वो एट टाइम t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही यहां बच्चों कर देना है, बहुत सिंपल सा चीज है। एट लेट सपोज एट टाइम t कार A विल क्रॉस कार बी, क्रॉस मत लिखो, थोड़ा गलत अंग्रेजी लग रही है, विल ओवरटेक कार बी को ओवरटेक कर लेगी कि नहीं। तो वो टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों, हमको पता है XB एट टाइम t माइनस XA एट टाइम t, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी 0, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एट टाइम t इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0, तभी तो इसको क्रॉस करेगी किसी टाइम t पर। अब टाइम की वैल्यू पता करनी है, तो हम इस वाली वैल्यू को जानते हैं, ये कितना होता है, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है प्लस VB माइनस VA इंटू टी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमको ये वाला टाइम पता चल जाएगा जिसमें दोनों के बीच की पोजीशन डिस्टेंस 0 होगी और कार ए बी को ओवरटेक करेगी। अब कहोगे सर ये दोनों क्वांटिटी प्लस में है, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव टाइम नहीं आने लगेगा। अरे बच्चा नहीं आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वी ए वी बी से बड़ी है, तो जब इसमें कोई वैल्यू दे रखी होगी, मान लो वी बी दे रखी है 25 ये 50, तो वैल्यू निगेटिव आने लगेगी, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको कर्व में समझते हैं बच्चों। सिंस वी ए वी बी से बड़ा है कि नहीं, तो tan थीटा ए यानी कि जो ग्राफ है उसमें एक्स टी कर्व का जो स्लोप होगा ए के लिए, वो एक्स टी कर्व का स्लोप जो बी के लिए होगा उससे ज्यादा होगा। भाई इसका झुकाव, इसका स्लोप ही बता रहा है वेलोसिटी कितनी है। तो कार ए का जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, उसका ये जो थीटा ए है ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तभी तो वेलोसिटी ज्यादा दिखेगी उसकी, ये देखो ज्यादा है। और कार बी का जो थीटा होगा, मतलब कि एक्स टी कर्व का स्लोप tan थीटा tan, ये देखो थीटा भी कम दिखेगा, ये कम झुका हुआ है। और ये क्या है बच्चों, ये है एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यही तो है। ये क्या है, एक्स बी एट 0, ये है एक्स ए एट 0, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये देखो पोजीशन दिखा रहा है ओरिजिन से। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि कार ए की स्पीड ज्यादा है, तो होगा क्या, बी की तो पोजीशन बढ़ रही है, लेकिन कार ए की पोजीशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो देखो बी बढ़ रहा है, कार ए बढ़ रही है। एक टाइम आया टी जिसपे उन दोनों, ये कार ए ओवरटेक कर गई। अब देखो जैसे टाइम बढ़ेगा, कार बी देखो पीछे हो जाएगी, कार बी देखो यहां पर कोई एक पॉइंट, इस टाइम के बाद वाला कोई एक टाइम ले लो, मान लो ये टाइम हम t1 ले लेते हैं, t1। इस टाइम पर देखो क्या हो रहा है बच्चों, इस पर पोजीशन क्या आ रही है, बी की पोजीशन आ रही है एक्स बी t1 आ रही है कि नहीं। और इसी टाइम पर इसकी पोजीशन देखो क्या आ रही है, इसकी पोजीशन आ रही है एक्स ए t1 पे देखो, ये एक्स ए की वैल्यू एक्स बी से ज्यादा है, यानी कार ए आगे निकल चुकी है कि नहीं इस पॉइंट के बाद। और ये पॉइंट कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, देख लिया इसको, जल्दी देखो फिर आगे बढ़े।
एक केस और बचा है बच्चों, ये बहुत सिंपल केस है, वैसे ही सॉल्व करना है बस। अब यहाँ पर एक कहानी क्या है, इफ़ वी ए एंड वी बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। अपोजिट साइंस का मतलब क्या है कि मान क्या लो, ये कह ही रहा है इसमें, कार ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और वी बी जो है, वी बी ये ओरिजिन था जहाँ से हमने पोजीशन पता करी है, एक्स ए 0 पे है और यहाँ पर ये कार बी है, आपकी कार बी है, ठीक है। इसकी पोजीशन कितनी थी, एक्स बी 0 पे, ठीक। अब ये इधर आ रही है, बात समझो, कार ए इधर जा रही है, कार बी इधर आती है, मतलब सामने से आती हुई कार दिख रही है, सामने से आती हुई दिख रही है, बात समझे कि नहीं। तो इसमें बहुत सिंपल है, ये ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम पर ये भी मिलेंगी, ये मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इस केस में भी आपको वी बी विथ रिस्पेक्ट टू जब ए निकालोगे तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर होगा क्या, क्योंकि मान लो बी की वेलोसिटी को आप निगेटिव ले लेते हो, लेट सपोज, पहले मैं ऐसे लिखता हूं, लेट वेलोसिटी ऑफ ए इज, वेलोसिटी ऑफ ए इज मान लो 50 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ बी मान लो 25 किलोमीटर पर आवर। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये वेलोसिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी। अगर मैं वी बी ए निकालना चाहूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए करूँगा, लेकिन इसमें जो वैल्यू रखूँगा वो साइन के साथ होगी, क्योंकि वी ए को अगर हम पॉजिटिव ले लें, ये राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, तो वी बी को क्या लेंगे, निगेटिव, ये वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगी माइनस का 25 और ये हो जाएगा माइनस का 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 75 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो गाड़ी बी है, ये बी वाली वेलोसिटी, जो बी वाली कार है, वो आपको अपनी तरफ, अगर आप ए में बैठे हो, अपनी तरफ आते हुए दिखेगी कितनी वेलोसिटी से, 75 किलोमीटर। अब ये साइन क्या बता रहा है, ये साइन बता रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा। यानी जब आप बी को ऑब्जर्व करोगे ए से, तो बी नेगेटिव साइन का मतलब है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेफ्ट, क्योंकि इधर को निगेटिव ले रखे हैं, देखो वी बी इधर निगेटिव था तो वी बी ए निगेटिव आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए नेगेटिव है इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमको पता भी है, रियल लाइफ में भी देखो, जब बी आपको आते हुए दिखेगी तो वो किधर आते हुए दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है सामने आते हुए दिख रही है, तो हमसे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही है। और ये देखो यहाँ पर भी पता चल रहा है, ठीक है। और ये तेज क्यों दिख रही है, इतनी ज्यादा स्पीड में आते हुए क्यों दिख रही है बच्चा, यही तो बात है कि आप उसकी तरफ तो जा ही रहे हो, वो आपकी तरफ भी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाओ, इमेजिन करो, तो वो गाड़ी बहुत तेज आते हुए दिखेगी। अगर आप रेस्ट पे होते तो वो जिस वेलोसिटी से आ रही थी उतनी वेलोसिटी से आती, आपकी तरफ बढ़ रही होती, लेकिन अब तो वो आपकी तरफ बढ़ रही है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, समझे, देखा। अब इसको कर्व पे भी समझ लेते हैं। वी ए पॉजिटिव वेलोसिटी है तो उसका स्लोप देखो क्या है, स्लोप थीटा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इस डायरेक्शन में। वी बी क्या है, वी बी नेगेटिव है, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में। ये माइनस का थीटा बी है, नीचे की तरफ है, ठीक है, अपोजिट। और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम के बाद आके मिलेंगे, तो टाइम हम टी मान लेते हैं और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे कर्व। और वो जो पहले वाली इक्वेशन थी ये वाली, इस केस में भी हम इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे और साइन के साथ सारी वैल्यूज रख देंगे। साइन में कंफ्यूज मत होना कि वी ए अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो वी बी उस डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव लेंगे, उस तरीके से सॉल्व कर लेना। यहाँ पर बस एक चीज बच्चा ध्यान रखना कि देखो ए की पोजीशन ओरिजिन से क्या है, ओरिजिन से ए की पोजीशन जो है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, दूर जाती जा रही है। ओरिजिन यानी इस दीवार को हमने रेफरेंस माना तो ओरिजिन मान लेते हैं, तो इस दीवार से देखो कार दूर जाती जा रही है, ये देखो टाइम के साथ बढ़ रही है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम पे ये यहाँ पर आ गई है कि नहीं। लेकिन जो कार बी है वो दीवार की तरफ आ रही है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, कार बी की जो डिस्टेंस है वो दीवार के पास आती जा रही है, देखो कम होती जा रही है। एक्स बी जीरो जो है वो टाइम के साथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। एक्स ए जीरो जो है टाइम के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, तो दिख ही रहा है आपको, ये देख लो बच्चों। फिर एक बेसिक सी चीज और बता देता हूं, बस एक आपको समझने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, वो भी समझ लेना। सारा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट समझ गए हो, इसको शुरुआत से मैं
एक बार रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले हमने ये जान लिया कि दोनों कार के बीच की पोजीशन क्या होगी एट टाइम t इक्वल टू 0 और आफ्टर टाइम t के बाद क्या होगी, तो वो हम लोगों ने डिराइव भी करा। वो डिराइव होके ये इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन आई थी कि नहीं। फाइनली हमें ये इक्वेशन मिली, ये वाली इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जान गए हम लोग। फिर हमने 3 केस देखे कि जब कार की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों कार की, कार ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उनमें क्रॉसओवर होगा, कार ए बी को ओवरटेक करेगी। जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तब भी यही केस होगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, वो भी केस हमने देख लिया। अब बस एक चीज़ ये समझ लेते हैं बच्चों कि अगर इतना दिमाग हमें ना लगाना हो और तब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो मैं भी ये पढ़ा था, आप भी पढ़ो समझने के लिए। बस ये बच्चा कहीं किताब में मत लिख के चले आना, कॉपी में अपनी, ये बस समझने के लिए है। लिख के भी चले आओगे तो काटेगा नहीं कोई। मान लो कार ए जा रही थी, किस वेलोसिटी से जा रही थी, ए से जा रही थी, ठीक है। और ये कार है बी, ये कार कौन सी, ये लंबी वाली कार है वो, ठीक है। ये कार है बी, ये भी जा रही है आगे वी बी वेलोसिटी से, ठीक है, कार बी है। अब मैं आपसे कहूं कि बच्चा वी बी ए बताओ क्या होगी, बताओ क्या होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ बी, जो पहला लेटर है यानी उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बताओ बी की वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों ये बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, यहाँ करना कुछ नहीं है। हम ये अगर सोचें कि भैया अगर हम इस कार में बैठे हैं और ये कार ना चल रही होती, मतलब ये रुकी होती, तब तो जीवन बहुत आसान होता। कैसे आसान होता, क्योंकि अगर ये कार रुकी हुई होती तो हमें वीबी की जो वेलोसिटी होती वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती और हम बता देते कि भैया कार बी इस वेलोसिटी से आगे जा रही है। लेकिन हम खुद चल रहे हैं तो हमारा दिमाग घूम रहा है। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या करो, कार ए को रेस्ट में लाना है। हमें क्या करना है, कार ए को रोकना है। तो कार ए को रोकने के लिए क्या करो, गिव माइनस वी ए वेलोसिटी टू होल सिस्टम। होल सिस्टम का मतलब पूरी जो सिस्टम आपको दिख रहा है, जितने लोग हैं, तो यहां पर 2 कारें ही हैं सिर्फ, तो इस सिस्टम में ए और बी में पूरे सिस्टम को माइनस वी ए वेलोसिटी दे दो टू होल सिस्टम, होल सिस्टम दैट विल bring कार ए टू रेस्ट। जब आप ऐसा करोगे तो बच्चों होगा क्या, कार ए आपकी रेस्ट में आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये पूरा सिस्टम दिख रहा है, पूरा सिस्टम मतलब कि ये 2 कार, अब कार ए को रेस्ट में लाना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को वी ए वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, वी ए वेलोसिटी। तो जब ये वी ए इस डायरेक्शन में माइनस का वी ए, तो ये क्या हो जाएगी, 0 वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बच्चों क्या होगा, नेट वेलोसिटी इस कार की क्या होगी, इस कार की वेलोसिटी, कार ए की वेलोसिटी, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी हो तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए, ये हो जाएगी 0, हो जाएगी कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इधर वी ए आ रहा था, इधर वी ए आ रहा था, यहाँ पर वी ए मत लिखो, यहाँ पर लिखो वी नेट, नेट वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, कार बी की, कार बी की वेलोसिटी हो जाएगी, इधर थी वी बी थी और इधर से वी ए आ गई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी माइनस का वी ए, हो जाएगी कि नहीं। देखो भाई वी बी था इस डायरेक्शन में, वी ए आ गया, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वी बी और ये इस डायरेक्शन में था तो जोड़ोगे तो इसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, तो वी बी प्लस माइनस का वी ए, तो ये डिफरेंस आ जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में तो डिफरेंस आएगा। तो ये देखो वी बी माइनस वी ए। अब हम कह देंगे कि जो कार बी है, कार बी, उसकी वेलोसिटी भैया कितनी है, ए के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो है वी बी माइनस वी ए,
यही तो बच्चे हम लोग इतनी देर से करते आ रहे हैं। कह दोगे सर वो तरीका भी आसान था, उसमें सिर्फ माइनस ही तो करना है। बच्चों ये तरीका इसलिए है कि जब जल्दी जल्दी सॉल्व करना हो, बहुत सारी, मान लो यहाँ 3-4 कार दे रखी होती, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि भैया कार ए से बताओ कि मोशन सबका कैसा हो रहा है, तो उस कार को रेस्ट में ले आओ और बाकी सबको उसकी अपोजिट वेलोसिटी दे दो। तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमको अपोजिट वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसको भी देनी पड़ेगी। तो नेट वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, यही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्योंकि अब कार ए रुक गई है, तो जिस भी वेलोसिटी से बी जा रही है नेट वेलोसिटी से, वही इसकी वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बात समझे कि नहीं? कितना सिंपल था बच्चों, देखा? इसको देख लो एक बार। बहुत पढ़ लिया। एक बच्चों न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, फिर तो हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर से लगाएंगे ही ढेर सारे। हाँ तो बच्चों ये एक न्यूमेरिकल देख लो तो थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन देख लो, बाकी तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये इतना बड़ा देख के डर मत जाना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, कोई इतना ज़्यादा मैं टफ नहीं बताऊंगा आपको कि ये मैं मंगल ग्रह से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सब बेसिक किताबों के क्वेश्चन है और इन्हीं को लगाना भी है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। क्या लिखा है? 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स, रेलवे लाइन है मतलब, ठीक है, रन नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है, ठीक। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन ए है एक भैया, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है किस स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी है वो जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर लिखा नहीं है, टुवर्ड्स साउथ की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, टुवर्ड्स साउथ की डायरेक्शन में ट्रेन बी जा रही है। व्हाट इज द, पहला पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको पहले सबसे देख लेते हैं बच्चों, क्या है। देखो पहले तो ये देख लेते हैं, ये रेल ट्रैक है, ठीक है, ये एक रेल ट्रैक है। लेट सपोज कहते हो कि सर 2 पटरियाँ होती हैं, ठीक है, होती होंगी, मेरे वाले में एक ही है, ठीक है। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, यही तो कह रहा है, पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, और इनके ऊपर 2 ट्रेनें हैं, ठीक है। ये मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है ए और एक ट्रेन है बी, ठीक है, एक ट्रेन है बी। ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसको नॉर्थ मान लो, ये साउथ है आपका बेसिक जो, और ट्रेन बी किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। तो आप देखो बच्चों ध्यान से, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए क्या दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या मानते हैं कि नॉर्थ को पॉजिटिव मान लेते हैं, साउथ को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। जनरली हम यही तो करते थे, ठीक है, नॉर्थ को पॉजिटिव, आप किसी को भी ले सकते हो, बस मतलब ध्यान में रखना कि प्लस का मतलब नॉर्थ, माइनस का मतलब साउथ। अगर आप माइनस नॉर्थ को ले रहे हो तो माइनस का मतलब नॉर्थ, जो भी लेना हो ले लो, बस ध्यान में रखना। तो ये वी ए क्या हो जाएगी, प्लस 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी कि नहीं। बच्चों कहीं कहीं पर क्या होता है किताबों में, इसको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने बताया भी था, बहुत सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 3 ज़ा 54, 5 3 ज़ा 15, तो प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहाँ से आ गया, फिर मैं बार बार बता चुका हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, देखो ये 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड होंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 5/18 आ जाएगा, ये आ गया वी ए। उसी तरह से वी क्या हो जाएगा, अब वी तो साउथ की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस का कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो माइनस का 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, 18 5 90, ये हो जाएगा माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है, पहला वाला पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ट्रेन बी ए से देखने पर, मान लो आप ए के अंदर एक पैसेंजर हो और बी को देख रहे हो, ट्रेन बी को देख रहे हो, तो ट्रेन बी कितनी वेलोसिटी से दिखेगी और डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये होगी वी बी माइनस वी ए। वी बी बच्चों कितना है, साइन के साथ हमेशा लेना क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है,
माइनस का 25 माइनस वी ए कितना है प्लस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, बीच में माइनस है तो ये आ जाएगी माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ट्रेन बी है वो ए को जाते हुए दिखेगी साउथ की तरफ, क्योंकि माइनस साइन है। ट्रेन बी विल appear to be moving towards south with, या अंग्रेजी लिख लेना, with velocity 40 मीटर पर सेकेंड। समझे साइन क्यों लिए थे, ये समझ में आ रहा है, ताकि बाद में पता चले कि रिलेटिव वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में। ए में जो बंदा बैठा होगा उसको बी किधर जाते हुए दिखेगी, साउथ की तरफ। कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया, इसको देख लो एक बार। फिर पार्ट बी सॉल्व करते हैं। देख लिया पार्ट बी क्या था, पार्ट बी भी सिंपल है। पार्ट बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये भी बच्चों सिंपल है। इसमें क्या है, ग्राउंड है मतलब ये ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड का मतलब मान लो आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो जो रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो तो जीरो होगी ना क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पर ही है आपका। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है, यानी कि बी में जो बंदा है उसको ग्राउंड कैसे दिखेगा, समझ रहे हो, उसको ग्राउंड कैसा दिखेगा। तो वो भी हम देख लेते हैं। हम अगर ये क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाते, फिजिक्स ना पढ़ रहे होते, तो तब भी एक इवन मैं कहता हूं कि वो बंदा जिसको फिजिक्स छोड़ो, जो अनपढ़ है, जिसने पढ़ा नहीं, वो भी बता देगा कि भैया बी में बैठे इधर जा रहा है तो ग्राउंड उधर जाता हुआ दिखेगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कैसे जाता हुआ दिखेगा, ताकि हमें भी विश्वास हो कि जो हमने मैथमेटिक्स लगाई वो सही है। ठीक है, तो पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ट्रेन बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको वी जी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा वी जी माइनस वी बी। वी जी कितना है, 0, और वेलोसिटी ऑफ बी, ये ध्यान रखना साइन के साथ में, इसीलिए हमेशा कहता हूं कि रखा करो वैल्यू। वी बी है आपका माइनस का 25, सब कुछ मीटर पर सेकंड में, तो ये देखो प्लस का 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो बी में बंदा बैठा है, प्लस का मतलब है उसको ग्राउंड नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो तो साउथ की तरफ मूव कर रही है ट्रेन, तो नॉर्थ की तरफ, ये तो पता ही है आपको, और ये यहां से भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड विल appear to be moving towards north with 25 meter per second to the observer in train बी। या अंग्रेजी लिख लेना अपने आप, समझ गया, ये भी सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था ये। हाँ, ये भी देख लो एक बार, ये आंसर है इसका। ठीक है, इससे पहले वाले का आंसर ये था, ये आंसर है इसका। ठीक, अब तीसरा पार्ट क्या है ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। क्या रहा है भैया कि वेलोसिटी ऑफ अ मंकी क्या निकालना है, व्हाट इज द एक ही बार लिख दिया गया। सी पार्ट में देखो, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी कि एक बंदर है भैया जो ट्रेन ए की छत पर दौड़ रहा है, उसके मोशन के अपोजिट में, यानी कि ट्रेन ए तो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, तो जाहिर सी बात है मंकी किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। विथ अ, ब्रैकेट में लिखा है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर आर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। एज ऑब्जर्व्ड बाई अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसको 3 पार्ट में पढ़ना। पहले तो यहां ही आ जाओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन
अगेंस्ट इट्स मोशन एज, अब ये ब्रैकेट वाले को बुझो, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यानी कि अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और ट्रेन ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे ट्रेन ए को ऐसे जाते हुए देख रहा है, जिसकी छत पर एक बंदर है, मंकी है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब बंदर है, यही सब खुरापात करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है ये समझो कि भैया उस मंकी की वेलोसिटी क्या होगी एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और दे क्या रखा है, दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और कितनी है 18 किलोमीटर आवर। ये देखो, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। तो ये बच्चों बहुत सिंपल है, बस क्या है इसको थोड़ा सा समझना है। पहले तो एक चीज हम, जब आप एब्रीविएशन सही से लिख लोगे, थैंक यू, अभी मत, अभी सी पोर्शन बचा है। देखो क्या है, ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये जा रही है रेलवे ट्रैक पे, किधर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और इस पर एक ये बंदर है, ये ठीक है, ये बंदर ये दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, मंकी। और कहे क्या रहा है क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन यानी ए के रिस्पेक्ट में कितना है। अब डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखे हो, तो मंकी की डायरेक्शन को किधर मानोगे, निगेटिव मानोगे कि नहीं, माइनस का 18 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। देखो बच्चों, अगर नहीं पूछा जाए तो आप इसका आंसर, अगर ये कह दे फाइंड द आंसर इन मीटर पर सेकंड, तब तो निकालना, वरना किलोमीटर पर आवर में ही निकाल सकते हो। आंसर आपका एनसीईआरटीज में जो दिए हैं वो किलोमीटर पर आवर भी दिया है, मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा एक बार कन्वर्ट करके दिखा दूंगा तो ये भी आ जाएगा आपको। ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए, तो आप जानते ही हो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है। सबसे पहले तो वही दे रखा था 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर आवर, जो कि है प्लस का 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये तो पॉजिटिव होगी 15 मीटर पर सेकंड। भैया पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछा जा रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक चीज बच्चों ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह लो, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह लो, या ये भी तो बोल सकते हो और एब्सोल्यूट वेलोसिटी। मैंने यही तो बताया था, जब रेस्ट के कंपैरिजन में निकालेंगे तो, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मंकी। इसको यहाँ पर जी लिखो या ना लिखो ये बराबर ही है, इसको VM भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं। ग्राउंड का मतलब कि आपको रेस्ट, मतलब जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में निकालनी, और वो बंदा ग्राउंड पे है तो उसकी तो वेलोसिटी 0 होगी। तो VM भी लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये होगा VM माइनस VG, और VG तो 0, ग्राउंड तो 0 पर है वेलोसिटी पे, तो VM आ जाएगा कि नहीं। अब यहां पर देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यही तो होगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दे रखा है, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कह रहा है कि बंदा ट्रेन के ऊपर इस वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी हमें निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है, प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी आ जाएगा, ये माइनस का उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 15, ये आ जाएगा प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन बी था कि ट्रेन ए था, एक मिनट, व्हाट इज द विथ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब बच्चों मुझे एक डाउट हो रहा है, डाउट पता है क्या हो रहा है, डाउट ये हो रहा है भैया कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो हमने निकाल दिया कि मंकी ट्रेन के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हो गया, प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि होगी इस डायरेक्शन में।
ऑफ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हमने वेलोसिटी ऑफ मंकी ही ले रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अच्छा देखा जरा, ये माइनस का 5, ये वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, हाँ ये ठीक है, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है बच्चों कि मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या है? प्लस का ही, मंकी विल अपेयर मूविंग, प्लस का मतलब नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड ऑन टू द पर्सन ऑन ग्राउंड। समझो, इस आंसर का मतलब है कि भैया जो बंदर है आपका, वो आपको ट्रेन पे दिखेगा कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, अगर आप खाली दिमाग लगाओगे तो हो सकता है आप आंसर गलत दे जाओ। क्यों? कह दो कि सर हम इसको जब ऑब्जर्व करेंगे ऐसे, तो बंदर तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। बच्चों, बंदर अपोजिट डायरेक्शन में तब जाता हुआ दिखेगा जब हम इस ट्रेन को साथ में देखेंगे, क्योंकि ट्रेन आपकी इधर जा रही होगी तो आप तो कह दोगे बंदर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि क्वेश्चन कह भी रहा है। लेकिन बात समझो, आप ट्रेन पे नहीं बैठे हो, आप ग्राउंड पे हो। तो ग्राउंड को, क्योंकि इसकी स्पीड, इस ट्रेन की स्पीड देखो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कितनी है, प्लस का 15, मैग्नीट्यूड देखो कितना है। जितनी तेजी से ये उधर जा रही है उतनी तेजी से बंदर पीछे नहीं जा रहा है, देखो। तो ओवरऑल इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 15 माइनस 5, वही तो वहां पर करा गया है। ये तो बंदर आपको इस ट्रेन के साथ आगे खिसकता हुआ दिखेगा अगर आप ग्राउंड से देखोगे। ट्रेन में बैठे होगा तब तो ऊपर फांद रहा है, जा रहा है पीछे की तरफ, तब माइनस ठीक है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, जब अगर आपको फॉर्मूले ध्यान होंगे, मतलब मेथड ध्यान होंगे, तो आप तुक्का नहीं लगाओगे। वरना तो अभी कोई मैं आपकी जगह होता है, ऐसे देख, अरे साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। साउथ की तरफ जा तो रहा है, लेकिन अगर मैं अंदर बैठा हूं तब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कुछ ऐसी दे रखी है कि ट्रेन नॉर्थ की तरफ ज्यादा तेजी से जा रही है, बंदर साउथ की तरफ उतना तेजी से नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल क्या दिखेगा, नॉर्थ की तरफ जाता हुआ। देखो, मंकी विल अपेयर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 10 मीटर पर सेकेंड विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। ये पूरा सेंटेंस लिखना, ठीक है। विल अपेयर टू द पर्सन ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये आंसर आ गया बच्चों। ये तीनों आपके पार्ट हो गए, ठीक है। इसको देख लो एक बार, देख लिया। तो बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की कहानी खत्म होती है। बहुत कुछ बच्चों हमने जाना इस चैप्टर में, लगभग 9 लेक्चर पढ़े, जिसमें से कुछ लेक्चर मैं जानता हूँ हो सकता है आपको लगे कि हेक्टिक है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो है, कुछ 1 घंटे की भी है, 50 मिनट के भी हैं, तो ओवरऑल बैलेंस करके ऑन एन एवरेज 1 घंटे का वीडियो है। लेकिन बच्चों ये भी देखो, मैंने जितना आपको आराम से और टाइम लेके समझाया है, अगर आप उतना ही टाइम मेरे साथ इस पर बिता दो, उसके अलावा आप 1 घंटा बिताओ, बस ज़्यादा मत बिताना, 1 घंटा। तो यानी जो चैप्टर आप पूरे महीने बिताते टाइम जिसके साथ, रोज़ टेंशन लेते आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आ गया, वो अब आपको 10-12 घंटे 15 घंटे में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से समझ में आएगा कि आपको ज़्यादा टेंशन बार बार लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैं हमेशा इस मेथड को अपनी पढ़ाई में फॉलो कर रहा हूँ कि एक बार अगर समय लगा कर समझना पड़े तो उसको समझो। बार बार आप वो चीज़ें हो सकता है भूल जाओ, लेकिन जब भी आप उसको रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में होंगे। जल्दी पढ़ोगे कि बस न्यूमेरिकल कैसे लग जाए, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपके दिमाग से गायब भी होने लगेंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों इतना टाइम लिया गया था। अब बच्चों हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिटेल में लगाएंगे। अभी तक तो थ्योरी पढ़ रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थ्योरी समझने के लिए, अब सिर्फ न्यूमेरिकल लगाएंगे 2-3 लेक्चर्स में, बस फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।